Hello everyone, welcome to today's class. In today's session, we will continue the same chapter, that is water resources, and will learn the different methods of water harvesting. अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डैम्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था और हमें ये पता चल गया था कि एक्चुअल में डैम्स जिस पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं वो 50-50% फुलफ़िल हो रहा है। जैसे कि एक पर्पस तो हमारा डैम बनाने का ये था कि फ्लड कंट्रोल करना, लेकिन फ्लड तो डैम्स जो हैं कंट्रोल करने में सक्षम ही नहीं है। सेकंड, हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम आ गई वाटर कंज़र्व करने के लिए कि हम वाटर कंज़र्व करेंगे और फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे। वाटर कंज़र्व जो हम कर रहे हैं उसकी तो क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है कंज़र्वेशन के बाद में बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? सेडिमेंटेशन की वजह से हो रहा है और उसकी स्टोरेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसमें जो सेडिमेंटेशन होता है और उसके बीच में वो जमा रहता है। अब देखो, आपके बरसात के दिनों में अगर हमारे घर में कूलर है जो उसके ही पानी सड़ जाता है हफ्ते भर बाद, उसको ही हमें प्रॉपर क्लीनिंग करके रखना पड़ता है, उसमें मेडिसिन डालनी पड़ती है, पानी रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहना पड़ता है, कूलर की सफाई करनी पड़ती है, तब तो वो जाके बिल्कुल फ्रेश और खुशबूदार हवा देता है। नहीं तो कहाँ, वो तो ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल करने लगती है। तो इसी तरीके से ये जो रिजर्वायर हमने बड़े बड़े बनाए हैं, इसको तो हम सफाई के नाम पे एक नाम ही नाम है, बस सफाई तो करते ही नहीं हम उसकी। अब जब खड़ा हुआ पानी, कहीं का टिका हुआ पानी जिसकी सफाई नहीं होगी, उसमें तो कचरा गिरना ही है, उसमें तो गंदगी आनी ही है। प्लस कुछ पीछे से जो रिवर वाटर आ रहा है, फर्टिलाइज़र्स का गंद लेके आ रहा है, केमिकल्स लेके आ रहा है अपने साथ, और रिवर में जो पॉल्यूशन है ऑलरेडी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, वो सब कैरी करके लेके आ रहा है, वो भी इसी में स्टोर हो जाता है। उससे क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ होने का पूरा खतरा रहता है और पॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है। प्लस जो सेडिमेंट इकट्ठे हो रहे हैं उससे क्या है, जितना पानी स्टोर करना है उतना तो हो ही नहीं पा रहा, उससे आधा भी पानी वहाँ स्टोर नहीं हो रहा। तो वाटर कंजर्वेशन में भी ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ एक पर्पस हल होता है हमारा, जो कि है हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन हम ठीक से कर पाते हैं ये डैम्स की मदद से। अब एक और चीज़ है कि डैम्स तो हैं बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, है ना। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इस्टेब्लिश करने में, उसकी कंस्ट्रक्शन करने में जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ कैसे, बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो छोटे छोटे ट्रेडिशनल और रिलीजियस मेथड्स हैं उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, जो कि जितना कि खर्चा इसमें आ जाता है, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू डैम्स। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो डैम्स हमें इतना बेनिफिट देते हुए लगते नहीं हैं जितने कि हमारे अपने ट्रेडिशनल और रिलीजियस मेथड्स हमें ज़्यादा प्रॉफिट और फ्रूटफुल रिज़ल्ट देते हुए दिखते हैं। अब इतने डिसएडवांटेजेस के बाद अगर कोई चीज़ हमें मेजर कंसर्न या मेजर इशू बन जाता है, तो हमें उसके साथ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना चाहिए, उसका एक वायबल अल्टरनेट तैयार कर लेना चाहिए। तो इसका जो है डैम्स का, यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का, हमने अल्टरनेट कुछ हद तक तो हमारे पास है। और वो क्या है? जो अल्टरनेट है हमने उसे नाम दिया हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दे दिया। Now, rainwater harvesting system is a viable alternative to multipurpose projects. That means बारिश के पानी को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे या कंज़र्व करेंगे, तभी हम उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर इन जनरल वे हम देखें तो जो रेन वाटर है, यानी कि जो बारिश का पानी है, जितना अर्थ सरफेस के अंदर परकोलेट हो जाता है, चला जाता है थ्रू पोर्स एंड क्रैक्स, और बाकी जो है वो जो अंदर चला जाता है वो तो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और जो बाकी पानी है जो डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स के थ्रू, जैसे कि नालों, नदी, जो हमारे घरों के आसपास जो नाले बहते रहते हैं उनके थ्रू,
या फिर फर्दर जो है नदियों में चला जाता है, फिर नदियों से समुद्र में चला जाता है, तो ऐसा पानी हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि वो समुद्र में मिलने के बाद तो अगेन as the previous sea water is useless, in the same way this water which gets added to the sea, again it becomes useless for us. अब ये मेथड हमने एज एन अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट क्यों ढूंढा है डैम्स का या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का? वो इसलिए ढूंढा है क्योंकि ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली दोनों तरीके से ये एक बेहतर मेथड है, डैम से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। इकोनॉमिकली कैसे? अभी हमने डिस्कस किया कि जो डैम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है उसको कंस्ट्रक्शन में, जबकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है इसमें बहुत कम कॉस्ट आती है और काम ये भी जो है रेन वाटर को कंज़र्व करने के ही आता है। देन इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वेयर एज डैम्स में देखिए अभी हमने बात की जो हम वाटर कंज़र्व करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड हो जाता है एक तरीके से, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वो उससे एक्वेटिक लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। सो इन दिस वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज़ अ वायबल अल्टरनेट टू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। नाउ लेट्स सी what are the different ways to harvest water, or you can say to harvest rain water. अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है क्या चीज़? एक सिंपल सी फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज़ रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ। सो बहुत क्लियर है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो प्रोसेस है, वो मेथड है जिससे कि हम लोग बारिश के पानी को पहले इकट्ठा करते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके माध्यम से हम उस पानी को इकट्ठा कर सकें, फिर हम इकट्ठे हुए पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत हो उसको यूज़ कर सकें। तो रीयूज़ बोल दिया जाता है उसको, क्योंकि एक बार तो हमने स्टोर किया और फिर रखे हुए पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रेदर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ, मतलब ऐसे ही बारिश का पानी बह जाए और हम उसे एक्यूमुलेट ना करें और वह ऐसी सरफेस से अर्थ सरफेस से बहता हुआ नालों में बह जाए और फिर नालों से नदियों से फिर सी वाटर में मिल जाए, तो इट बिकम्स यूज़लेस। तो हम जो है रेन वाटर को बहने से बचाएं और उसको अपने काम में लाएं, तो इस प्रोसेस को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। अब इस पार्ट जो हमने पानी स्टोर किया है उसको हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? एक तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि अगर हम इसे अच्छे से फ़िल्टर करके इस पानी को ढक के रखें तो ये हमारे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए को भी फुलफ़िल करता है, नहीं तो इसे हम वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा ऐसे काम निपटा सकते हैं। देन इरीगेशन मतलब हम लोग इस पानी से वी कैन वाटर द फील्ड्स। देन लाइफ स्टॉक कैसे कंसर्न रखता है इस stored water से, that the water needs of domesticated animals can be fulfilled at the time of you can say summer season or dry season. देन कूलिंग पर्पस, बेसिकली हम लोग कूलिंग पर्पस को रिलेट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की मशीनों को कूल डाउन करते हैं। बट इसका एक और पर्पस भी है कि मशीनों को पानी से ठंडा करना नहीं, उनकी कूलिंग नहीं करना, बल्कि अगर हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें हम जब रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो टैंक जो है, क्योंकि टैंक का साइज़ डिपेंड करता है, कुछ लोग छोटा टैंक कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, कुछ लोग बड़ा, और कई बार तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो हम टैंक यूज़ करते हैं जिसमें हमारा पानी रेन वाटर स्टोर होता है, वो इतने बड़े बड़े कमरों जितने बड़े बड़े भी टैंक्स होते हैं। तो अगर हम ऐसा ही एक टैंक अपने रूम के साइड में बनवा लें और घर के किसी कमरे के साथ बनवा लें, तो क्या होता है, जो कमरा इस टैंक के साथ टच होगा वो काफ़ी ठंडा रहेगा और वो गर्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दैट टैंक, जो कि इस एडजेसेंट रूम को भी कूल रखता है। देन कम्स द गार्डनिंग का रिलेशन कैसे है?
इस पानी स्टोर किए हुए पानी से, दैट लाइक वी कैन वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन as and when required. Let's understand the different methods to harvest rainwater. Rainwater is basically the natural and the purest form of water. We also call rainwater as the parlor पानी. अब क्या एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि इंडिया के हर रीजन में एक जैसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मेथड यूज़ नहीं किया जाता. मतलब इंडिया के हर रीजन में वहाँ के एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो बेस्ट सूटेबल मेथड होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का, तो वो मेथड वहाँ पे अपनाया जाता है. ऐसा नहीं है कि जो मेथड हम हिमालयन रीजन में रेन वाटर स्टोर करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही मेथड हम लोग राजस्थान में भी अप्लाई कर दें, और वही मेथड हम लोग गुजरात, बिहार, ईस्टर्न हिमालयाज़ या सदर्न इंडिया में हम लोग सेम मेथड यूज़ करें. ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल एज वेल एज द इकोलॉजिकल कंडीशन. तो जो बेस्ट सूटेबल मेथड होगा उस पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग वही हम लोग अपनाते हैं. अब एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दो मेन चीज़ें आती हैं. एक तो वहाँ की वेदर कंडीशन और दूसरा वहाँ का सॉइल टाइप. इन दो चीज़ों की वजह से हम ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, और इन दोनों चीज़ों को मेजर लेवल पे हम लोग कंसिडर करके फिर हम वहाँ पे उस रीजन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेबल मेथड होता है वही अप्लाई करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए. Now let's move on to the first and the very common method, that is the rooftop rainwater harvesting system. इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रेन होती है उसको हम कलेक्ट नहीं करते, उसको सीधा ही डिस्चार्ज कर देते हैं ग्राउंड वाटर में, और फर्स्ट रेन के बाद का जितना भी बारिश का पानी होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं. बेसिकली ये मेथड राजस्थान और शिलोंग में यूज़ किया जाता है, और ये जो स्टोर किया जाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जो पानी हम स्टोर करते हैं उसको राजस्थान और शिलोंग में बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. अब शिलोंग की हमने क्राइसिस पहले लास्ट क्लास में देखी कि हाउ एंड वाई शिलोंग इज़ फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज, दो इट इज़ वेरी क्लोज टू मौसम. इसका रीज़न क्या निकला था? दैट इज़ वहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो वाटर के थे और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट थे, दोनों पैरेलल में जो है डिक्लाइन हो रहे हैं. देन कम्स द राजस्थान में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है दिन बर दिन घटता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम आ चुका है. अब लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल से नो डाउट वहाँ पे पानी की कमी जल्दी और अच्छी मात्रा में पूरी हो रही है, बट अगेन देर इज़ वन ड्रॉबैक, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप देखो, अगर एक एडवांटेज है तो साथ में वो एक डिसएडवांटेज ज़रूर लेके चलेगा, कोई भी काम हो जाए. तो इसका इंदिरा गांधी कैनाल का डिसएडवांटेज क्या हो गया कि वहाँ पर राजस्थान एरिया में नाउ ड्यू टू दिस इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान इज़ फेसिंग सैलिनिटी प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स रिवाइज व्हाट इज़ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है, like the first thing is rain water is first collected from the rooftop and sent to storage tanks through pipes. The pipes run down from the roof into an underground tank, and one sieve is attached to the mouth of the pipe to filter the dirt and the soil particles. sieve का मतलब कि छलनी लगाते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स और बाकी जो कचरा है वो फिल्टर हो जाता है और पानी, साफ़ पानी उस टैंक में भर जाता है. बट जब ये टैंक, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको रीयूज़ नहीं करते हैं पानी को, वो स्टोर रहता है और पानी उसमें ओवरफ्लो होने लगता है, तो वो जो ज़्यादा पानी, जो वाटर लेवल्स जितना इसमें टैंक में स्टोर होना चाहिए उससे जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है टैंक के ऊपर, तो वो वॉल्व ऑटोमेटिक खुल जाता है और वाटर डिस्चार्ज हो जाता है एज अ अंडरग्राउंड वाटर. तो क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, अर्थ में जो अंडरग्राउंड, अर्थ सरफेस का जो अर्थ में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होने लगता है और उसकी वाटर वॉल्यूम वहाँ इंक्रीज़ होने लगता है. सो दिस इज़ द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एक्चुअली. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं
कि जो तमिलनाडु है वो एक पहला और एकमात्र एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसमें कि हर घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कंपल्सरी कर दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है, हर घर में मिलना चाहिए। अदरवाइज़ जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, डिसओबे करेगा, तो उसके लिए पनिशमेंट भी स्पेसिफाई कर दी गई है, उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी वो भी वहाँ स्पेसिफाइड है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द तमिलनाडु वेयर द rooftop rainwater harvesting structures are made compulsory to all the houses across the state, and punishment and penalty for disobeying or not following the rule is also mentioned. Now कर्नाटका में मैसूर जगह है, वहाँ पर एक गेंडाथुर विलेज है। अब उस विलेज में 20 हाउसेस ने मिलकर 1 लाख लीटर पानी जो है एक साल में हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट माने इकट्ठा किया, स्टोर किया, और ये पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि इस 1 लाख लीटर से कोई भी एक व्यक्ति अपनी लाइफ में 380 ईयर्स तक जी सकता है, इतना पानी इन्होंने स्टोर किया है। Now look how beneficial this rainwater harvesting system actually is, and think about the positive or you can say advantage of this method कि हम कितना ज़्यादा पानी इससे स्टोर कर सकते हैं। Now one of the simple method to store rainwater is to store rainwater in barrels or the containers, and later on the stored water can be used for watering plants, lawns, washing vehicles, flushing toilets. And the other method is collecting rainwater in the landscape holding areas, like the soil is dug out from the area to be used for plants, and this dugout soil is used to make berms or banks that hold the water in, and thereafter this water is used immediately by the plants. So this is also one of the best method to use the rainwater. Let's understand the religious and the traditional water harvesting systems through this short video. Rivers, lakes, ponds, and wells are our main sources of fresh water. But what is the main source of water that feeds our rivers, lakes, ponds, and wells? The answer is rains. Rainwater feeds the sources of our rivers. Rainwater also seeps into the ground to recharge our underground water resources. Rainwater is one of the purest forms of water available in nature. However, rainwater is available to us only for a few months in a year. The process of collecting rainwater during the wet season to meet our fresh water requirements in the dry season is called rainwater harvesting. Rainwater harvesting is practiced in India since ancient times. Many ingenious techniques were developed based on local weather conditions and soil types. Let us explore. What are the different methods of rainwater harvesting practiced in India? In Himachal Pradesh and Jammu, in the western Himalayas, rainwater and water from glaciers is harvested using diversion channels called culls or gulls. These culls can be several kilometers long and run along steep mountain slopes. Water flowing through the culls is collected in reservoir tanks in the villages.
Water from these tanks is used for irrigation as and when required. Farmers in Bengal traditionally used inundation channels cut through river embankments at times of floods to irrigate their fields. The flood water that flowed into the fields also carried silt, a natural fertilizer. In some areas of Rajasthan, especially in Jaisalmer, earthen embankments, called khadin, are built around farms to collect rainwater during the rainy season. नेक्स्ट इज़ जोहाद. जोहाद को हम जो है कच्चा तालाब भी कहते हैं, या आप इसको पोखर के नाम से भी जानते हैं. टू बी मोर स्पेसिफिक, और कोई आपको सोफिस्टिकेटेड सी टर्म की अगर ज़रूरत है जोहाद को एलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो वी कैन यूज़ परकोलेशन पॉन्ड एज अ गुड टर्म फॉर जोहाद. तो ये किसी इंडिविजुअल ओन नहीं रहता है. इट इज़ कम्युनिटी ओन ट्रेडिशनल हार्वेस्टेड रेन वाटर स्टोरेज वेटलैंड. और बेसिकली जो ये पोखर हैं या जोहाद हैं, ये हमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं. इसका मेन पर्पस होता है जस्ट टू कलेक्ट एंड स्टोर वाटर थ्रू आउट द ईयर, विच कैन बी फर्दर यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय वाटर वेल्स, then washing, then bathing and drinking by humans and kettles. Next is tanks और टंकास और you can say कुंड्स. ये तीनों चीज़ें एक्चुअली बच्चों एक ही चीज़ है, और ये एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि कॉमनली हमें थार डेजर्ट रीजन में देखने को मिलती है, राजस्थान के. और ये टेक्निक हमें जो है बीकानेर, फलोदी और बार्मर रीजन्स में भी इजीली देखने को मिल जाती है. अब जो ये टैंक्स हैं, इनका जो साइज़ है ये एक बहुत बड़े कमरे जितना भी हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा छोटा भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमने किस तरीके का स्ट्रक्चर अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है बिल्ड आउट करना है. इन्हीं रीजन्स में जो राजस्थान के रीजन्स हैं, थार डेजर्ट के रीजन है या बीकानेर, फलोदी और बार्मर है, यहाँ पर रेन वाटर को बेसिकली पालर पानी के नाम से जाना जाता है. फाइन. और यहाँ का जो ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो नियर अबाउट 15 to 25% जो हमारा वहाँ के लोगों की एक्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट है, उसका 15 to 25% जो पानी है वो इसी टंका में जो पानी स्टोर होता है उसी से पूर्ति होती है उस पानी की. ये जो टंकाज होते हैं ना, ये बनाए जाते हैं एक्चुअली अंडरग्राउंड. ये एक कमरे जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक टैंक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्परमिएबल रॉक से बनाया जाता है, या तो रॉक स्टोन्स होते हैं जो कि इम्परमिएबल होते हैं और फिर उनको सेट करके बनाया जाता है, या फिर ये ईंटों और सीमेंट से भी ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है. अब जैसा आपने स्लाइड में देख रहे हो, ये जो साइड में जो वे सा बना हुआ है ना, उसके आगे एक छोटी सी होल टाइप का स्क्वायर होल सा दिखाई दे रहा है. ये एक तरीके से ऐसे पिट हैं जो कि इस टंका के लगभग चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पे बने हुए हैं, और यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं. और जैसे ही ये जो टंका है ना, इसके बाहर का जो एरिया है वो एक तरीके से आंगन जैसा बनाया जाता है. और जो ये आंगन होता है ना, जिसको हम अगोर बोलते हैं उस एरिया में, इस अगोर पे जब पानी, बरसात का पानी पड़ता है तो वो थोड़ा ढलान वाला होता है जो इन फिल्टर्स की तरफ की बढ़ता है और अंदर चला जाता है सीधा डायरेक्ट टैंक की, ठीक है. और फिर धीरे धीरे ऐसे करके रेन वाटर इसमें भर जाता है. और ये जो फिल्टर्ड पानी है ये इन लोगों के द्वारा जो है बेसिकली पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है ड्राई सीज़न में, और ज़्यादा कोई काम इससे किया नहीं जाता. लेकिन अगर यही जो टंकाज हैं या कुंड अगर कोई फार्मर जो है अपने खेत में बनाता है तो बेसिकली वो उस समय के लिए उसमें पानी स्टोर करने के लिए बनाता है जब वो इरिगेशन के लिए उसके पास पानी नहीं होता ड्राई सीज़न के लिए. तो ये घरों में बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी की पूर्ति करने के लिए है ड्यूरिंग द ड्राई सीज़न. फाइन. नेक्स्ट इज़ द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. It is nearly 200 years old technique which is used by the local dwellers there.
and this is one of the unique water harvesting system which is present in the parts of Meghalaya. Under this irrigation system, the bamboo pieces are taken up and are connected one after the another from uphills to the downhills, and the water that flows from this system starts from 18 to 20 liter, and finally at the final stage we have nearly 20 to 80 drops per minute that are released. So this is one of the interesting fact about this irrigation system. Now with this technique, fertilizers can be used with better efficiency, and it is a very low cost technique, or you can say low cost primitive technique, and it has very low operational cost and low initial cost with the low maintenance cost as well. Now in this method, weeds cannot absorb the water, and so no issues of weed grow in this system. It leads to maximum crop yield because it is also a kind of drop irrigation system, and there is no nutrient loss, but if it is, then it is very minimum. So this system is very fruitful even in the parts of Rajasthan or the arid areas if it is practiced in the similar way. So students, this is all about today's class. I hope you understand well, but still if any student is having any kind of doubt or query, you can call me, or also you can mention your doubt and queries in the comment section. I'll solve there only. So till next week, keep revising, keep learning.